छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आपका ट्रिब्यूट, आपका डेडिकेशन, आपका व्यू पॉइंट। मैं यही कहना चाहता हूँ एज म्यूजिक डायरेक्टर, आज के ज़माने को हम फिल्म मेकर्स को देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि आसिफ जी को कैसे इतना बड़ा कैनवस सोचने को दिमाग में आया। इस अद्भुत चीज़ है कि एक डायरेक्टर जो बहुत फिल्में नहीं किया हो, ही हैज़न्ट डन टू मच मूवीज़, लेकिन वो इतना बड़ा कैसे सोच लिया, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये आज हम एक छोटी फिल्म बनाने जाते हैं तो आपस में झगड़ने लगते हैं, लेकिन के आसिफ जी ने लार्जर देन लाइफ, मतलब उसको हम फिल्म नहीं कहे, एक ज़िंदगी, एक दौड़ है जो इतने सालों में उन्होंने बनाया, लेकिन पीछे नहीं हटा, फिल्म बना के और हमारे लिए छोड़ा कि एक अद्भुत चीज़ बन गई। और उसको हम कहते कि यार मुग़ल आज़म हमारी एक फ़िल्म है जो हम गर्व के साथ कह सकते कि हम भी अच्छी फिल्में बना सकते। थैंक यू आसिफ जी, जहाँ भी हो, थैंक यू सो मच। उमा जी ने पिक्चराइज किया था मधुबाला के ऊपर, अद्भुत, इतना म्यूजिकल, आई थिंक नौशाद जी का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिकल फिल्म है। बहुत आज भी देखिए, इतना जब ये फिल्म बनी शायद हम पैदा भी नहीं हुए, लेकिन आज भी देखिए तो आजकल का जो बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा एक लर्निंग प्रोसेस है और बहुत अच्छी बात है। और आपका कोई फेवरेट गाना जो आज आप परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडियंस सब लेके जाना चाहेंगे कि आ सकता प्यार किया कोई, क्यासी मतलब मुग़ल आज़म, मुग़ल आज़म मतलब क्यासी, ऐसी म्यूजिकल फिल्म वन एंड ओनली, जिसमें एज ए सिंगर, मैं इसलिए कह रही हूँ, एज ए सिंगर मैं इस फिल्म को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, म्यूज़िकल फिल्म कहती हूँ। इस फिल्म में रोमांटिक गाना है, कव्वाली है, सैड सॉन्ग है, प्लस क्लासिकल है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का जो क्लासिक। हम कुछ नहीं कह पाते हैं कि उनके, हमारे पास वर्ड्स नहीं, जो बात कर ली तो मैं खो जाता हूँ। कभी कभी मैं आता हूँ कि मैं क्यों जा रहा हूँ, लेकिन आने के बाद पता चलता है कि यार यहाँ आने से आपके सारे जो संकटें हैं, प्रॉब्लम से, कुछ भी किसी चीज़ में रहो, उससे आप बिल्कुल, आपको राहत मिल जाती है। और उमा जी दगड़े सबसे अच्छा जो लगता है उमा जी के बारे में, वो धार्मिक के हिसाब से नहीं कहते, कोई भी धर्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी इतना अच्छा बताते हैं, कोई भी टॉपिक्स के ऊपर इस तरह से बताते हैं कि आप सुनते रह जाओगे, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे आज ये जो ब्यूटीफुल इवनिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज की? देखिए कि आसिफ साहब इतनी बड़ी शख्सियत थी कि मेरे जैसे आदमी को कुछ कहना ऐसा लगता है छोटा मुँह बड़ी बात। कांत का एक बड़ा फेमस कोट है, तो जीवन बड़ी बकवासी एक चीज़ है, आपको ज़िंदगी जीने का कोई बहाना ढूंढना पड़ता है। और मैं इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, आई टोटली एग्री टू दिस। और के आसिफ साहब जैसे जो लोग थे, शायद वो भी इसी तरह कुछ सोचते रहे होंगे, तो उनकी जो पूरी ऊर्जा थी, एक जैसे फिल्म मेकिंग की तरफ लगी, या जो बहुत बड़े म्यूजिशियंस होते हैं क्लासिकल गाने वाले, वो पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, पूरी ऊर्जा उस तरफ लग जाती है और फिर कुछ ऐसा अद्भुत सा क्रिएट हो जाता है जो सदियों तक लोगों को याद रहता है। मुझे लगता है वो भी इसी तरह का एक काम करने वाले आदमी थे। और आप उनकी फिल्मों में देखें तो एक जीवन का ना सेलिब्रेशन दिखता है। समस्याएं तो हैं ही सबके साथ, वो फिल्मों में दिखाते भी हैं, दिखाते भी थे, लेकिन उसके साथ साथ जो जीवन जीने की एक जो खूबसूरती है, उसका सौंदर्य है जीवन का, उसका सेलिब्रेशन है, जीवन का एक उत्सव जो होता है,
वो उनकी फिल्मों में दिखता है। कि आसिफ साहब हों या महबूब खान साहब हों या और भी बहुत सारे, कमाल की बात ये है हमारे यहाँ जितने भी बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स पैदा हुए हैं वो एकेडमिकली ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो कबीरदास जी भी कहते थे ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो उन्होंने जो प्रेम अपना दिखाया, अपनी जो एक तरह की उनकी फिल्म मेकिंग में आध्यात्मिकता दिखती है, तो वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। पढ़े लिखे लोग तो हमारे यहाँ फिल्म मेकर्स बहुत से हुए, सत्यजीत रे साहब उनसे बड़ा फिल्म मेकर कौन होगा, जो इंटरनेशनली इस लेवल पे लोग उनको जानते हैं, भारत का गर्व रहे हैं, वो भी गर्व हैं। मैंने कुछ लोगों को फिल्म दिखाने की कोशिश की, उनकी फिल्म्स यूट्यूब पे, उनको बहुत पसंद आई। उन लोगों को दिखाई मैंने जो जिनके बारे में वो फिल्में थी। तो उन लोगों ने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी थी लेकिन कोई गाना बजाना तो उसमें था ही नहीं। तो मुझे लगा कि ये इन्हें पता है हमारी समस्या भी बनी है फिल्म, वो जीवन का रूखा सूखापन, जब उसको आप बहुत हाइट पे जाके सोचते हैं, दिखाते हैं, बड़ी सच्चाई के साथ उसके हर चीज़ को उकेरते हैं, तो वैसी चीज़ बन पाती है। लेकिन उसके बावजूद कितनी भी समस्याएं हों, हम सेलिब्रेशन खासतौर से भारतीय लोग नहीं छोड़ते। आप आज भी गांव में जाएं, कोई आदमी वहाँ अगर लाख रुपए महीने के कमाता है और कोई अगर महीने के 2000 कमाता है, लेकिन 2000 वाला भी उतना ही खुश होता है जितने लाख रुपए कमाने वाला होता है। शाम को वो भी अपना हारमोनियम हो, हारमोनियम नहीं है तो तबला हो, तबला नहीं तो ढोलक हो, तो वो सब गाना बजाना करते हैं। वो जो सेलिब्रेशन है लाइफ का, वो रियल ब्यूटी है। और ये ब्यूटी मुझे एक सही मायने में आध्यात्मिकता मुझे ये लगती है, वो उनकी फिल्मों में दिखती थी। और हमारे जो महाराज हनुमा जी सही मायने में जो आध्यात्मिकता का पाठ जो पढ़ा रहे हैं लोगों को, वो तो ऐसे लोग बहुत कम हैं दुनिया में जो धर्म की बात ही ना करते हों, हमेशा एक खूबसूरती की बात कर रहे हों, है ना। वो हर आदमी के अंदर छिपी है खूबसूरती है, सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। तो ये सब मुझे एक जैसे लोग ही लगते हैं। तो कि आसिफ साहब को बहुत बहुत प्रणाम, हनुमा जी को भी। और आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में मतलब हम अपने बड़ों को जो कल जिनको निर्वाण प्राप्त हुआ, कल जो गुजरे हमारे बड़े बुजुर्ग, उनको याद नहीं रखते। लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी शख्सियत को याद करने के लिए स्पेशली है कि उन्होंने ओकेजन ढूंढा, लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू हिम, प्रणाम उन्हें बहुत बहुत। और आप सब लोग भी यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना मुझे, किया जाए और याद किया जाए, ट्रिब्यूट दिया जाए। आज उमा जी ने ये इनिशिएटिव लिया है, म्यूजिकल ट्रिब्यूट भी है और डिस्कोर्स भी है, एंड रिमेम्बरिंग हिम फॉर सच ब्यूटीफुल फिल्म्स दैट ही हैज गिवन टू आवर इंडस्ट्री। आप दोनों का व्यू पॉइंट क्या है? जी जी, मेरा व्यू पॉइंट तो ये कि सबसे पहले तो ये बात है कि इतने बरसों बाद मतलब आसिफ साहब को फिर हम याद कर रहे हैं। उनको तो कभी भुला ही नहीं सकते, लेकिन उमा जी को मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ। उमा जी की को वो मतलब अध्यात्म से जुड़ने के बावजूद भी वो फिल्म इंडस्ट्री के एक एक हस्ती के बारे में कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट देते रहते हैं अपने हिसाब से, जैसा उनका मन चाहता है। और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं इस स्पिरिचुअल क्लब स्पिरिचुअल में, और अक्सर हम आते हैं जब भी वो इनवाइट करते हैं। और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट्स ऑफ लेजेंड्स ऑफ इंडिया। और मुगल आज़म के बारे में क्या कोई कहे, वो तो एक इतिहास है, इट्स अ हिस्ट्री। एक फिल्म मुगल आज़म के आसिफ, दैट्स ऑल, इट फिनिशेस एवरीथिंग। मुगल आज़म शायद दोबारा कभी बन ही नहीं सकती, और के आसिफ साहब जैसा एकदम शाहकार जो मतलब जो उन्होंने बनाया है, के आसिफ साहब जैसा निर्देशक कभी दोबारा शायद हो भी नहीं सकता है। ही वॉज वंडरफुल एंड वेरी सिंपल एंड व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट हिम। उनके बारे में जितनी भी बातें सुनते हैं, चप्पल और वो सफ़ेद कपड़े पहन के बस घूमते थे। उन्होंने गाड़ी भी शायद कभी नहीं रखी, वो बस ऐसे हाथ देते थे, टैक्सी में बैठ जाते थे और शाहपुर जी के बस चले जाते थे, भाई चलो ये है क्या है, वो बुलाते थे। और बहुत ही मुश्किलों से जैसी वो फिल्म बनी है, लेकिन देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ये इतिहास दोबारा कभी दोहराया नहीं जा सकता। कि आसिफ साहब को सलाम है। और हमें आज इस मौके पे उमा जी ने इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है कि हम इसमें इस डेडिकेशन में, इस ट्रिब्यूट में शामिल हों। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब इज़्ज़त अफजाई हमारी कि हम इस ट्रिब्यूट में शामिल हों।
मेरी तरफ से उनको फिर से एक बार सवाल। गनी भाई, हमारे पद्मश्री गनी भाई जिन्हें मांड गायकी के लिए, उनको अली और गनी दोनों भाई हैं, उनके लिए पद्मश्री उन्हें भारत सरकार ने दिया है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है। वैसे फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं, कितनी फिल्में और कितने इन्होंने एल्बम पंकज उधास, हंसराज हंस और जाने कितने लोगों के लिए बनाए हैं और कंपोज किए हैं। बहुत सारी गज़लों के इन्होंने एल्बम बनाए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी दो शब्द कहें। वाह वाह वाह, मगर आप मौजूद तो रहें आप इधर में। देखिए, जिस शख्सियत के बारे में ये जो आज हमारे महान संत जो है ओमा जी ने रखा है कार्यक्रम, और पंकज रैना साहब ने भी सब कुछ बोल तो दिया है, और उनके बारे में हम बोलें क्या ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो एक इतिहास है, इतिहास और एक मिसाल बन के गए हैं। लोग छोटे छोटे कामों में उनको इस मिसाल को यूज़ करते हैं कि यार कौन सा मुगल आजम बना रहे हो, एक मिसाल, यार कंपोजिशन बनाई नहीं आपने, इतने दिन हो गए सुना नहीं रहे हो, ऐसा कौन सा मुगल आजम बना रहे हो। तो उनके बारे में क्या बोलें, छोटे मुंह बड़ी बात है। एक छोटा सा वाक़या अगर आप चाहो तो हम हकीकतन बोल सकते हैं, जो हमारे उस्ताद ने हमें बताया, और वो उस्ताद हमारे उन्हीं बड़े महान सिंगर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, जिन्होंने मुगल आज़म में गाया। और वो गाने का पूरा वाक़या मेरे उस्ताद ने बताया कि वो कि आसिफ साहब नौशाद साहब के साथ यहाँ आए, तो बोले बेटे हम तो यंग थे, तो मुझे तो बड़ा फिल्मों का शौक़ था, तो मैंने बाहर के हॉल में उनकी बड़ी खिदमत करी। और फिर वो बोले धीरे से कि मैंने कहा आप तशरीफ़ कैसे लाई, बोले हमें गुलाम के साथ से गाना, एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें गाना गाना और इन्हीं के मूड का है गाना ठुमरी। तो बोले मुश्किल है, बोले पूछ लेता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब अगर जाएंगे फिल्म में तो मैं भी ये करूँगा, मौजूद रहूँगा। हाँ, मौजूद रहूँगा और मुझे मुझे अच्छा लगेगा। तो खैर मैंने दिल्ली से जाके पूछा, तो वो उन्होंने इस तरह से इनकार किया है कि मैं उनको जवाब ही नहीं दे पाया बाहर आके, मैं क्या बोलूँगा। बोले बेटा फिल्म, अरे तुम मेरी जो है लोग क्या बोलेंगे कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने वो फिल्मों में गा रहे हैं। तो ये बेवक्त था उस वक्त। तो मैंने किसी तरह से उनको बाहर आके बोला कि तुम मना कर रहे हैं टालने के लिए। बोले ये तो हो ही नहीं सकता। तो नौशाद साहब ने कहा कि मुझे एक बार मिलने दीजिए। तो गए अंदर, बोले आप अगर ये गाना नहीं गाएंगे तो मेरे हाथ से ये फिल्म छूट जाएगी मेरे काम मेरा निकल जाएगा। तो बोले भाई इसका क्या करूं मैं तो गाता नहीं फिल्मों में। तो फिर बाहर जाके बोले मेरे अब्बा ने मैंने समझाया कि आप ये गा लीजिए अब्बा, बहुत आपकी मतलब पर्सनैलिटी के लायक भी काम है। फिर बोले कि बेटा इतना पैसा मांग लो ताकि अपना नाम भी ना करना पड़े और ये लोग खुद ही ना कर दें। तो पैसा उन्होंने कोई 25,000 रुपये मांगे उस वक्त, इतिहास है ना। तो बोले अब्बा ने कहा कि इनको 25,000 रुपये बोल दो, खैर आप कोई ज़्यादा हो जाए तो काट वट लेना, कोई बात नहीं। तो फिर हुआ ये कि 25,000 रुपये बोले। तो यहाँ सिगरेट रखते थे आसिफ साहब, बोले नौशाद साहब बोले पैसा बहुत मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं, बोले 25,000 डन करो। कैसा डन करो, डन हो गया सब। और 10,000 रुपये का उसी वक्त उन्होंने अपना एटीट्यूड खोली और पैसा दिया। वो काम इस तरह से जो गन बन जा यही वो आसिफ साहब की ठुमरी थी जो मुगल आज़म फिल्म में। खैर इस तरह से। और हम लोग क्या जितनी दुनिया रहेगी तब तक के आसिफ साहब का नाम रहेगा, बिल्कुल लता मंगेशकर का नाम रहेगा, रफ़ी साहब का नाम रहेगा, नौशाद साहब का नाम रहेगा। जिंदाबाद है, उनको सलाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे बीच मौजूद है। और ओमन ये भी मतलब एक मिसाल ही बनेगी, मुझे ऐसा लग रहा है बन चुके हैं। यानी ऐसे कलाकारों को देखिए, कोई फिल्म या बॉलीवुड ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कलाकार तो खुद अपने आप में संत होते हैं।
है ना, तो उनको तो याद करना ही चाहिए। तो इस तरह का प्रोग्राम अगर उन्होंने ये रख रही हैं, एक में आगे भी हम शामिल हुए हैं जी। और आज भी इन्हें पता चला मजरूर कि- साहब वाले प्रोग्राम में मजरूर भी साहब आप वाले में। बहुत- तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे ये हैं, tribute इनको भी देना है। सलूट है और सलाम है कि आप इसमें ये सिलसिला जो है कारवां बढ़ाते रहिए आगे। और हम इनके साथी हैं हमेशा से, साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहाने आपसे भी मुलाकात। और लेट मी गो इनसाइड, इसके बाद कुछ बता पाऊंगी, बाकी मिलते हैं फिर। थैंक यू।
प्रेम प्रेम जोगन बन जाऊं, प्रेम जोगन बन प्रेम जोगन बन साजन साजन मैं करूं, साजन जीव जड़ी, यानी जीव की भी जड़, साजन 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 मैं करूं, साजन जीव जड़ी, साजन लिख लूं चूड़ियां, बाँचूं घड़ी घड़ी, प्रेम जोगन बन जा कान तो बकरी मेरे अच्छा अभी जो बहुत अच्छे तबला वादक हैं पंकज सर पंकज सर पंकज सर यहाँ फोटो हो गया फिर राइट में सर यहाँ पे सेंटर में हाँ ठीक है ठीक है मैं एक एक करके आप सभी के लेंस में देख रहा हूँ। ओ अच्छा आपको सॉरी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। धन्यवाद थैंक यू बनारस से यहाँ अगर आप अकेले अपने दम पे एक रिवाइवल दे रहे हैं, आपके अवार्ड्स भी हैं जो कैरेक्टरी अवार्ड्स हैं, आपने हर चीज़ को हमेशा जोड़े रखा है। मधु बालाजी को ट्रिब्यूट, मार्लिन मोनरो, इट्स नॉट जस्ट बॉलीवुड बट ऑल्सो हॉलीवुड।
आपका अपना ये जो रुझान है सिनेमा की तरफ, ये कब और कैसे हुआ? दरअसल सिनेमा की ओर रुझान मुझे लगता है सभी भारतीयों का है होंगे। मैं भी कम से कम उससे पुराना नहीं हूँ। तो सिनेमा हमारे आसपास रहता है, कभी अखबारों में रहता था सिनेमा, कभी मैगजीन्स में होता था, कभी कभी किताबों के अंदर भी होता था, फिर टीवी पर होता था, रेडियो पर होता था। तो इस तरह सिनेमा से जुड़ाव होता गया। और एक खास बात मैंने जो महसूस की कि सिनेमा की कहानियाँ भी तमाम मैथोलॉजी, तमाम शास्त्रों से और बहुत सी फिलॉसफी से मिलकर के बनती है, उसी से निकल कर के आती है। तो एक सरल तरीका जो सिनेमा के पास था कि बहुत गहरी फिलॉसफी को सिनेमा बहुत ही सुंदरता से और बहुत मनोरंजक तरीके से प्रेजेंट कर देता था। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का जो जिसे हम पंचम वेद कहते हैं, उसकी शुरुआत के बारे में ऐसा कहते हैं कि जब ब्रह्मा को ये लगा कि संसार के लोग सत्य और धर्म को अपना नहीं रहे हैं, तो उन्होंने भरत मुनि से कहा कि नाटक बनाओ, क्योंकि जनता मनोरंजन के द्वारा ही सत्य को स्वीकार करती है। और इस तरह भारत में नाट्यशास्त्र की शुरुआत हुई। सिनेमा उसी नाट्यशास्त्र का एक खंड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर सिनेमा बहुत सोच के बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए और उसमें दर्शन की कोई जगह हो मनोरंजन के साथ, तो सिनेमा बहुत बदलाव ला सकता है पूरी दुनिया के अंदर। और शायद इसी के प्रति लोगों को थोड़ा अवेयर करने के लिए मैं सिनेमा और सिनेमा से जुड़े लोगों पर बातचीत करते रहता हूँ। आज क्या खास रहेगा? आज के आसिफ और के आसिफ की कृति मुगल आजम पर बात हो रही है। मधुश्री जैसी सिंगर है वो गाएंगी, प्रिया मलिक हैं फोक सिंगर वो भी हैं यहाँ पर, अली गनी साहब पद्मश्री हैं वो भी हैं, और रूमी जाफरी साहब भी हैं। तो सब मिलकर के आसिफ के आज जन्मदिन पर उनको ट्रिब्यूट की शक्ल में उनके कारनामे और उनके बेहतरीन काम उन पर हम चर्चा करेंगे। स्वामी जी, लोग भूलते जा रहे कि आसिफ सर को जैसे, तो आपने कैसे सोचा कि इनके ऊपर एक प्रोग्राम करें और इस तरह करें? क्या क्योंकि मैं आसिफ साहब को भूल ही नहीं पाता हूँ। मैं आसिफ साहब को भूलता हूँ ना उनकी मुगल आजम को भूलता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि ये कर्ज है हम लोगों के ऊपर, जैसे बड़े नेताओं का कर्ज हम पर है, बड़े साहित्यकारों का कर्ज हम पर है, वैसे इस तरह के बड़े कलाकारों का भी कर्ज है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को लगभग तबाह करके हमारे और आपके मनोरंजन के लिए कुछ बेहतरीन सिनेमा बना करके दिया है। तो अभी अगला कोई और भी है जिस माइंड में कि इनको भी ट्रिब्यूट देना है? बहुत सारे लोग हैं। ट्रिब्यूट क्या है, चर्चा होती रहती है। ये क्लब स्पिरिचुअल इसीलिए बना है, अलग अलग विषयों पे चर्चा होने के लिए। कभी हमने लियो तलस्ताय पे बात की, कभी उपनिषद पर बात की, कभी मैरिलन मनरो पे बात की। अब आने वाले 30 अगस्त को हम लोग बहुत सारे लोगों पे बात कर रहे हैं। मधुबाला पे भी बात कर रहे हैं, कुछ बड़े साहित्यकार पे भी बात कर रहे हैं, गालिब पे भी बात कर रहे हैं और भगवान राम पे भी बात कर रहे हैं। थैंक यू। मैं काफ़ी टाइम के बाद स्वामी जी को मिलने आया हूँ इधर। पहले हम मिले थे बनारस में, और ये इतना बड़ा ओकेजन है और बहुत खुश हूँ मैं कि इनका क्लब और वो यहाँ पे उन्होंने मूव किया है और सब लोगों को यहाँ पे इतना आमंत्रित किया। ये तो बहुत बड़ा इवेंट है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। चलो बाइक करते हैं। नजर गई इसकी के आसिफ जी की, जो अपने आप में एक बहुत बड़े विजनरी थे, इंडियन सिनेमा के एक बेंचमार्क क्रिएट किया है उन्होंने। तो उनका जन्मदिन जो है हम स्पिरिचुअल क्लब में मना रहे हैं, ये एक बहुत ही ख़ास बात है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है आपके अंतरात्मा का प्रकाश है, और आर्ट भी एक तरह से वही है कि आपके अंतरात्मा का प्रकाश है। तो ये जो एक खूबसूरत मिलन है, तो हमारे स्वामी जी, उमा जी जो है वो इसके पायनियर है। कला और स्पिरिचुअलिटी को वो साथ में लेकर आए, मेरे बहुत है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ। कि आसिफ जी की बात हो रही, तो आपने मुगल आजम का जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सबसे पहले तो उनके जन्मदिन में मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, थोड़ी श्रद्धांजलि बोल सकते हैं। और मुगल आजम एक ऐसी फिल्म है जो बरसों पहले भी एक इंडियन सिनेमा को एक जो बेंचमार्क उन्होंने सेट किया था, जो इतने सालों पहले भी जो विज़न उनका था, मेरे ख्याल से उस विज़न को हम सब आज याद करने के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे है। तो ये बोलना चाहूँगी। थैंक यू। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ गुरु जी का। आई मीन बीन फॉलोइंग हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उनको जब भी सुनता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे किसी इंसान को जानते हैं।
I have been here for couple of times. I've heard him say, जब वो बोलना शुरू करते हैं तो मतलब आप खो जाते हैं completely. एंड के आसिफ का आज बहुत बड़ा दिन वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मुंबई में ऐसा अवसर होगा. आपने कैसे बात करूँ तुम्हें मुगल आजम को भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं, गाने भी कुछ जी क्या कहेंगे इस बारे में? मुगल आजम आइकॉन है कि हम कौन होते हैं बोलने के लिए कुछ भी, मतलब इतना बड़ा क्लासिक है वो, इतना कमाल का काम के आसिफ साहब ने तब किया था. हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हमें बोलने का भी हक नहीं उसके बारे में. बढ़िया, बड़ा मास्टरपीस. आज भी हर एक जनरेशन को मुगल आजम याद रहेगी, जो भी देखेगा उसका फैन होता है. गुरुजी जो फिर यंग जनरेशन जिस तरीके के म्यूज़िक आज हम बना रहे हैं, जिस तरीके से लोग वो चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और पहले की जो चीज़ जो आज भी चलते आ रही है, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस एंड व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द यंग सिंगर या यंग म्यूजिशियंस? मुझे लगता है अभी काफ़ी कुछ बदल रहा है हमारे सिनेमा में, पहले जैसा रहा नहीं. काफ़ी लोग अब पुरानी फिल्मों को, जो पूरा टैलेंट था, जिस तरीके से फिल्में बनाई जाती हैं, उसको अभी सराहना शुरू किया है. आई थिंक वो टाइम अभी वापस आया है कि वो सब जो फिल्में बनी थी पहले, वो वापस दोबारा बनेंगी एक नए तरीके से. जहाँ तक मैसेज की बात है, आई थिंक मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो डेप्थ और जो बातें तब फिल्म मेकर्स किया करते थे फिल्मों में, आज वो दिखती नहीं, तो उन्हें ये फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए. They should visit these films, look at it as what cinema was, what brilliant work these filmmakers have done. And I'm sure ये देखने के बाद उनको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेरणा या सीखने को मिलेगा. Thank you.